डॉक्टर जी के साथ। सो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा टॉपिक लेके आपके पास आए हैं और वो है योग परंपरा। जब हम योग परंपरा की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम ये समझें कि योग परंपरा के बारे में जानना ही क्यों जरूरी है, और जो योग परंपरा दो शब्दों के मिलन से बना है, योग प्लस परंपरा, उसका मतलब क्या है। योग परंपरा को जब हम समझते हैं तो ये हमारे को हमारा जो स्टेट ऑफ मेडिटेशन होता है और जो भी हमारा लेवल होता है स्पिरिचुअलिटी में, ये उसके बारे में हमें अवगत कराता है। इट हाईलाइट्स द स्टेट ऑफ मेडिटेशन एंड लेवल ऑफ अवर स्पिरिचुअलिटी। अब देखिए, ये एक जो भारतवर्ष है जिसमें कि हमें पता है कि इतने बड़े बड़े महान हमारे इतने स्पिरिचुअल टीचर्स रहे हैं, साधु संतों की नगरी है, एनर्जी सेंटर्स है ये। तो हमारे जितने भी ग्रेट स्पिरिचुअल टीचर्स रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पे जो हमारा मूल स्रोत है, जिसको कि हम डिवाइन प्रेजेंस बोलते हैं, उसके साथ जुड़ने के लिए उन्होंने बहुत ही तपस्या करके और बड़े ही खूबसूरत जो है वो मेथड्स खोजे हैं कि हम किस तरीके से जो हमारा मेन जो हमारा सोर्स है, जहां से हम आए हैं, हम परमात्मा बोले, गॉड बोले, कॉल इट बाय एनी नेम, किस तरीके से वहां से जो है जुड़ सकते हैं। अब अगर हम इसको और सिंप्लीफाइड करें समझने के लिए, और हम ये बोल देते हैं कि भाई जो हमारा मूल स्रोत है, या जिसको हम परमात्मा या परम पिता, आप किसी भी नाम से बोलिए, उनको हम एक समुद्र की तरह से देखते हैं कि वो एक समुद्र है और हम सब क्या हैं, हम इंडिविजुअलाइज्ड सोल हैं। तो हम कौन हैं? हम उस समुद्र की लहरें हैं। तो ये जो लहर है, यानी कि मैं हूँ, सीमा जी हैं, बाकी सब है, हम कहाँ से आए? हम इस समुद्र से ही तो आए हैं। तो अब हमको क्या करना है? हमको अपनी रीयूनियन करनी है। किसके साथ करनी है? हमें अपने मूल स्रोत परमात्मा के साथ करनी है। और वो करने का जो मेथड है वो क्या है? वो है हमारा राजयोग, हमारा ध्यान योग। अब भगवत गीता में भी आप सब इतने स्पिरिचुअल लोग हैं तो कहीं ना कहीं या तो आपने पढ़ा होगा या आपने सुना होगा, अध्याय 6 के श्लोक 6 में अर्जुन को श्री कृष्ण जी ने क्या बोला था? बी अ योगी, बी अ योगी। और अगर मैं बोलूं, जो मेरे गुरु जी परमहंस योगानंद जी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो वो महायोगी। तो हमने भी क्या सीखा है? हाउ टू बी अ योगी, हाउ टू बी अ योगी। क्यों इतना महत्व दिया जाता है योगी बनने पे? क्योंकि योगी पुरुष जो होता है, या जो भी आत्मा जो योगी होती है, वो तपस्वी से, ज्ञानी से, और जो सकाम कर्मी होते हैं उनसे भी बढ़कर होते हैं। इसलिए कृष्ण जी ने बार बार क्या बोला था? हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो, बी या योगी। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि जो हम योग परंपरा आज समझने लगे हैं, तो सबसे पहली चीज तो एक ये समझ में आ गई है कि योगी बनना है। और ये जो योग परंपरा है, ये हमें हमारी स्पिरिचुअलिटी में हमारी क्या स्थिति है, मेडिटेशन में हम किस स्टेट पे हैं, ये हमें उसके बारे में हमें अवेयर करती है। तो चलिए अब योग परंपरा को भी दो पार्ट्स में बांट देते हैं, योग प्लस परंपरा। योग क्या है? योग इज ए वे ऑफ लाइफ। ये एक साइंस है हमारी मेडिटेशन की, साइंस है हमारी एकाग्रता की, जिसमें हम क्या करते हैं? हम अपनी कॉन्शियसनेस को वो परमात्मा की कॉन्शियसनेस के साथ, सोर्स की कॉन्शियसनेस के साथ एब्जॉर्ब कर देते हैं। दिस इज योग। योग बोले तो मिलन है। योग क्या करता है? योग हमारे को सोल गाइडेंस देता है, ये हमारे को विजडम देता है, जो हमारे को सेल्फ रियलाइजेशन पर लेकर जाती है। सेल्फ रियलाइजेशन बोले तो
आत्म साक्षात्कार पे हमें लेके जाती है। ये होता है योग का अर्थ। अब हम कहें तो फिर परंपरा क्या है? परंपरा का मतलब आई थिंक वी ऑल अंडरस्टैंड, सब अटूट सिलसिला, कोई भी हमारी लिगेसी जो बड़े समय से हमारी चलती आ रही है उसको हम बोल देते हैं परंपरा। तो ये तो हुआ कि योग परम जो हम आज समझने लगे हैं, हम समझ क्या रहे हैं? योग होने की जो बहुत समय से जो एक हम कहें हमारी ये लिगेसी चलती आ रही है, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब अगर मैं सीधा एकदम से योग परंपरा के बारे में समझाने लग जाऊंगी तो कुछ हमारा बेसिक मिस हो जाएगा। अब देखिए, योग परंपरा पे तो हम तब आते हैं ना जब हम क्या करते हैं, हम इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या समझना चाहिए, जन्म परंपरा क्या होती है, किस तरीके से होती है। जब हम जन्म परंपरा को समझ लेंगे तो हमें एक चीज और बड़ी महत्वपूर्ण समझनी चाहिए, और वो होती है हमारी कर्म परंपरा, जो हम कर्म कर देते हैं। जब हमने जन्म परंपरा को समझ लिया, जब हम अपने कर्मों की परंपरा को समझ लेंगे, तब हम आते हैं हमारी योग परंपरा की स्थिति में। ये इसको समझने का एक बहुत ही खूबसूरत, एक जो कहते हैं ना, एक सीरियल, एक कड़ियां है। हम जब जन्म परंपरा की बात करें तो क्योंकि सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं सब स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, हम सबको पता है कि हम कैसे जन्म लेते हैं। हमें मालूम है हम सीधा एकदम इस मनुष्य की जो साम्राज्य है या मनुष्य की योनि में हम नहीं आते हैं। हम बहुत तरीकों से अपना सफर करते करते हम यहाँ तक पहुंचते हैं। अगर मैं उसको बहुत सिंप्लीफाइड करूं तो मैं उसको स्टार्ट करती हूँ, जैसे कि हम लोग जब ग्रुप सोल तक आ जाते हैं, हमें मालूम है हम पहले मिनरल किंगडम में आते हैं, जब हम वहां से आगे बढ़ते हैं तो हम ग्रुप सोल में आते हैं। ग्रुप सोल में जब हम आते हैं तो हम वहां पे क्या करते हैं, जो हमारा अनुभव होता है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब हम उन एक्सपीरियंसेस को पूर्ण रूप से ले लेते हैं, हम आगे के साम्राज्यों में धीरे धीरे जाते हैं। तो जब हम ग्रुप सोल में आते हैं तो लेट इट बी, सबसे पहले हम आए हमारे प्लांट किंगडम में। जब हम प्लांट किंगडम में आते हैं, ग्रुप सोल का मतलब क्या होता है कि एक आत्मा एक ही समय में शरीरों में एक साथ वो जन्म लेती है। जैसे कि एक बीज होता है तो उससे कितने सारे जो होते हैं पेड़ पौधे जो है वो निकलते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसमें अपना अनुभव ग्रहण करते हैं। तो जब हम एक लेवल के ऊपर जितने अनुभव जो मेरे को लेने हैं, जब हम वो ले लेते हैं, धीरे धीरे जो है आगे की किंगडम में अपना सफर करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कि हम पशु साम्राज्य में आ जाते हैं। अब पशु साम्राज्य में भी दोस्तों क्या होता है, जैसे कि हमें मालूम है कि जैसे एक फ्रॉग के बारे में अगर हम देखें तो वो एक साथ बहुत सारे अंडे देता है। तो उसमें क्या होता है, एक ही आत्मा होती है लेकिन वो कई अंडों में जैसे डिवाइड होके जो है वो आती है। धीरे धीरे आप पशु साम्राज्य में भी देखिए, अब कुछ पशु ऐसे होते हैं फिर वो इतने सारे अंडे नहीं देते, वो जो है कम बच्चों को देते हैं। तो धीरे धीरे जब वो एनिमल्स जो है वो ह्यूमन बीइंग के कांटेक्ट में आते हैं, जब उनको प्रेम मिलता है इंसान का, वो उस प्रेम का अनुभव करते हैं, तब वो जो है वो मनुष्य किंगडम में आते हैं। ये मैं बहुत संक्षेप में बता रही हूँ ताकि एटलीस्ट यू हैव सम ग्रॉस आइडिया एज टू अवर सोल प्रोग्रेशन, एज टू अवर जन्म परंपरा, कि भाई ये है क्या, हम कैसे यहाँ तक आते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे एक चीज और कहूंगी, जब हम वो ग्रुप सोल में आ गए और हमने अपने जो अनुभव है वो हमने पूरे कर लिए, पता किस में आएंगे, हम आएंगे इंडिविजुअल सोल में, यानी कि हम उसको क्या बोलेंगे, हमारी व्यक्तिगत
आत्मा, हम जो है इंडिविजुअल सोल में आते हैं। यहाँ पे भी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ग्रुप सोल से ही हम सिर्फ इंडिविजुअल सोल में नहीं आते हैं। इंडिविजुअल सोल में आने के भी देयर आर 3 वेज। हम 3 तरीकों से इस इंडिविजुअल सोल में आते हैं। कुछ सोल्स ऐसी होती हैं जो अदर प्लैनेट से आती हैं, हम अलग अलग कुछ ग्रहों से जो है वो यहाँ पे एक इंडिविजुअल सोल के रूप में आते हैं। एक हम ग्रुप सोल से हमने लर्निंग पूरी कर ली तो हम इंडिविजुअल सोल में आ गए। एक होती है हमारी एटर्नल या जिसे हम बोलते हैं पूर्ण आत्मा। पूर्ण आत्मा क्या होती है तो आप लोग आई थिंक ये सबको मालूम होगा, जो हमारे असेंडेड मास्टर्स होते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में पूरा एक्सपीरियंस ले लिया है, उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस लेना था, जो लर्निंग ले ली थी, वो उन्होंने ले ली। अब वो पूर्ण आत्मा के रूप में है, लेकिन उनका कोई एक पर्पस होता है जो उन्होंने पूरा नहीं किया। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है, लोगों को ज्ञान देना था, लोगों को ध्यान सिखाना था, कोई पुस्तक लिखनी थी, कोई ऐसा उनका कर्म रहता था जो उन्होंने पूरा नहीं किया था। तो वो क्या करते हैं, वो अपना एक अंश भेज देते हैं जो इंडिविजुअल सोल के रूप में जन्म लेता है। तो यानी कि हमें अब ये बात भी समझ में आ गई कि हम जो इंडिविजुअल सोल है, हम 3 से आ सकते हैं। हम ग्रुप सोल में थे, हमारी लर्निंग पूरी हो गई, हम इंडिविजुअल सोल में आ गए। या फिर हम में से कोई न जाने कौन कौन किसी दूसरे प्लैनेट से आया हुआ है, या हम में से कोई ऐसा भी होंगे जो पूर्ण आत्मा का अंश लेके जो है यहाँ पे उस पर्पस को पूरा करने के लिए आए हैं। ये जो इंडिविजुअल सोल होती है, ये कैसे जन्म लेगी, ये लेगी इस ह्यूमन बॉडी के अंदर जन्म लेती है। अब क्या होता है जी, हमारी बहुत सारी लर्निंग्स होती हैं, हमें क्या करना है, उन लर्निंग्स को पूरा करना है। वो लर्निंग्स हम कैसे पूरी करेंगे, हम बार बार जन्म लेते हैं और जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं हम उसको जोड़ते रहते हैं। एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन गोइंग। हम जब तक वो हमारा पूरा नहीं होगा, हम इस चक्रव्यूह में आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। कुछ ऐसा भगवत गीता में भी बोला गया है कि लगभग जब हम 400 से 500 जन्म मनुष्य रूप में ले लेते हैं, उसके बाद हमें ज्ञान का अवसर मिलता है। तो जितने भी लोग ज्ञान से जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहली चीज हमें इस बात को अपने को अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम इतनी लर्निंग ले चुके हैं, तब कहीं जाके जो है हम इस ज्ञान की गंगा को बटोरने के लिए जो है वो हम इकट्ठे होते हैं। अब जब हम इस ह्यूमन सोल में आ जाते हैं, तो अगर हम कहें तो 95% हम इंसान ही बनेंगे। लेकिन बहुत रेयरली अगर किसी को ऐसा होता है कि उसका कुछ एक्सपीरियंस रहता है और वो एक्सपीरियंस उसको किसी एनिमल के फॉर्म में मिल सकता है, तो वो एनिमल किंगडम में जाते हैं। अदरवाइज मोर देन 95% जब हम एक बार इंसान बन गए, इंसान के उसमें ही आते हैं। अब देखिए, हमें ये समझ में आ गया हमारी जन्म परंपरा क्या है। हम आते हैं हमारी कर्म परंपरा के ऊपर। इट इज ऑल अबाउट अवर कर्मा प्रोग्रेशन। कर्मा की जब बात करते हैं, कर्म की जब बात आती है, तो कर्म एक ऐसा, मैं समझती हूँ, ज्ञानवर्धक शब्द है जो सबको मालूम होता है। कर्म, कॉज एंड इफेक्ट, ऐसा हो रहा है, शायद मैं अपने कर्मों की सजा पा रहा हूँ। कर्मों के बारे में भी अगर मैं बात करूं तो वो बहुत डिटेल में बात हो जाएगी, लेकिन उसको एकदम शॉर्ट करके मैं बताती हूँ। जो हम कर्म क्रिएट करते हैं, उन कर्मों को, ये जो हमारी कर्म परंपरा है, वो कर्म भी कैसे क्रिएट होते हैं, भगवत गीता में भी बहुत खूबसूरती से बताए गए हैं। वो होते हैं गुणों के बेसिस पे। वी ऑल आर अवेयर 3 गुण्स आर देयर। तमोगुण इज देयर,
रजोगुण होता है और फिर होता है हमारा सात्विक गुण। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो तमोगुण में नहीं होगा, जो रजोगुण में नहीं होगा, जो अब सात अगर इस स्पिरिचुअलिटी में है तो सात्विक गुण में तो है ही। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम ये सोचें कि नहीं मेरे में तो कोई तमोगुण होंगे नहीं। हम ये गुण है, इन गुणों से हम अपने बनाते हैं। कर्म हमारे या तो एक्यूमुलेटेड कर्मा होते हैं, एक्वायर्ड कर्मा होते हैं और फ्यूचर कर्मा होते हैं। संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और आगामी कर्मा होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कर्म परंपरा की। तो हम परंपरा कैसे करते हैं? हम तीनों गुणों को जो है उनको एक्सपीरियंस ले लेके हम आगे बढ़ते हैं। तमोगुण, तमोगुण में क्या होता है? तामसिक गुण है। तो वो आत्मा क्या होगी? वो सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर भोग की लालसा होगी। आलसी रहेंगे। क्यों? क्योंकि अभी बिल्कुल एनिमल से अभी यहाँ पे एंट्री हुई है। आलसी रहेंगे। अब एनिमल्स की प्रवृत्ति क्या होती है? खाना पीना सोना। हम भी यही करेंगे, खाना पीना सोना। लगभग लगभग 100 जन्म जो है वो तमोगुण के अंदर, जो सोल के जब वो फर्स्ट टाइम आती है उसके निकलते रहते हैं। लेकिन हाँ, एक सोल का जो डिजायर होता है प्रोग्रेशन का, उसके हिसाब से वो अपनी लर्निंग को जल्दी ले लेते हैं। ये तो वही बात हो गई। दो, जैसे मान लो कोई दो लोग हैं, उनमें कोई आर्गुमेंट हो गया, तो एक बंदा कहता है मैं सही हूं, दूसरा कहता है मैं भी सही हूं। अब देखिए, अगर कोई बात होगी तो सही तो से एक ही होगा। लेकिन जिस आत्मा के अंदर तमोगुण की प्रवृत्ति होगी, उसकी ईगो जाग जाएगी और वो बोलेगा नहीं मैं बिल्कुल सही हूं, सामने वाला तो बिल्कुल ही गलत है। लेकिन जिसको समझ होगी वो वही इस चीज को पकड़ लेता है कि भाई हमारी लर्निंग कहाँ पर कैसी है, किस तरीके से जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो ये हमारी खुद की आत्मा की स्थिति पर डिपेंड करता है। जब हम तमोगुण में होते हैं तो बस ऐसा ही होगा, जन्म लिया, पढ़े लिखे, करियर बनाया, मेरा इतना पैकेज होना चाहिए, शादी है, बच्चे हैं, बस हमारा समय इसी 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 में रह जाता है, इसी में रह जाता है। और वो चीज तो एक पत्री जी भी बड़ी अच्छी बोलती है ना, अगर आप किसी क्लास में फेल हो गए तो अगली क्लास में तो नहीं जा पाओगे ना, दोबारा से सिलेबस पढ़ोगे, पेपर दोगे, तब जाओगे। तो सेम वे एज इट इज, अगर आप अपनी लर्निंग को पूरा नहीं ले पाते हो, आपकी आगे जो है प्रोग्रेस होगी ही नहीं, unless until जब तक आप उस चीज को पूरा लेकर आगे नहीं बढ़ते हो। ये होती है आत्मा की यात्रा, जो ये लर्निंग उसको पूरी अपने में लेनी पड़ती है। जैसे कि कुंभकर्ण जी थे, खाना पीना सोना, तो वो थोड़े तमोगुण में थे, खाया पिया सोया, खाया पिया सोया, वो लर्निंग पूरी कर रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे रजोगुण में। जब हम रजोगुण में, राजसी गुण में आ जाती है, तब आत्मा क्या करती है? तब आत्मा थोड़ी पावर सीकर हो जाती है। अधिकार की लालसा उसके अंदर होती है, अधिकार पाने के बारे में सोचती है। उसको अच्छा लगता है मैं डोमिनेट करूं, मेरी पोजीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। और कितने जन्म लगेंगे, वही बात, वो उस आत्मा की बुद्धिमत्ता, उसके विवेक पे डिपेंड करता है। हाउ like intelligent that soul is to avail and take his and her learnings। जैसे जैसे वो अपनी लेती है, उसका विवेक कितना है, उसकी बुद्धिमत्ता कितनी है। अब इस गुण में जब वो पूरी लर्निंग ले लेगी, तो कहते हैं ना, एक सैचुरेटेड पॉइंट आता है, दैट टाइम सोल विल बी, अरे बाबा रे अब मैं थक गई, अब मेरे को ये नहीं करना। अब उसका टाइम आएगा, उसका रजोगुण का जो समझ लीजिए जो लर्निंग थी वो उनकी पूरी हो गई। अब वो किस में जाएंगी? अब वो जाती हैं सतोगुण में। सतोगुण क्या है? सात्विक गुण। सात्विक गुण क्या है? सत्य की खोज, सत्य की अभिलाषा। सत्य की अभिलाषा कहाँ है? सत्य कहीं बाहर नहीं है, सत्य हमारे अंदर है। हमारे अंदर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सेल्फ रियलाइजेशन। अब उसके अंदर ये एक अवेयरनेस आएगी, वो बोलेगी भाई मुझे जीवन मृत्यु के चक्रव्यूह में नहीं पड़ना है।
सतोगुण के अंदर भी लर्निंग पूरे करने में किसी को 50, किसी को 100, किसी को 200 चरण लगते हैं। वो डिपेंड करता है कि जो हमारी आत्मा है वो कितनी लर्निंग को ले पाती है, उसका विजडम कितना है, उसका विवेक कितना है। ये सारी चीजें जो है वो उनके ऊपर, इस बात के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। अब क्या हुआ, जब सतोगुण पूरा हो जाता है तब आती है हमारी योग परंपरा। जब हम योग परंपरा पे आते हैं, I'll try my level best to make it as simple as I can because it is very very important to understand our whole unit of योग परंपरा। हम क्या करेंगे, जब हम योग परंपरा में आते हैं तो इसमें एक होता है सबसे पहले हमारा भक्ति योग, फिर हम आते हैं कर्म योग पे, फिर हम आएंगे ज्ञान योग पे, और फिर हम आते हैं हमारे राजयोग पे। राजयोग बोले ध्यान योग एक ही बात है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनके 6 भाग लेते हैं। भक्ति योग, कर्म योग मेडिटेशन से पहले वाला, कर्म योग लेंगे बिफोर मेडिटेशन, उसके बाद मैं लूंगी ज्ञान योग बिफोर मेडिटेशन, उसके बाद मैं लूंगी राजयोग, दैट इज मेडिटेशन जो ध्यान योग बोलते हैं, उसके बाद हम लेंगे ज्ञान योग आफ्टर मेडिटेशन, और लास्ट में हम पकड़ेंगे हमारा कर्म योग दैट इज आफ्टर मेडिटेशन। इसको आप, मैं बड़े आराम से समझाऊंगी, इसको बड़े ध्यान से समझिए, मतलब मुझे अच्छा लगेगा जब हम मेरा ये सेशन खत्म हो तो उसके बाद यदि आप अपनी स्थिति को पकड़ पाए कि हाँ हम किस स्थिति पे हैं। जहां तक भक्ति योग की बात है, भक्ति योग को कभी हम ऐसा सोच के चल लेते हैं सिर्फ लाइक पूजा पाठ चैंटिंग, दैट इज भक्ति योग। भक्ति के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन भक्ति योग जब आप किसी के में भक्ति करते हैं तो हम उसकी लर्निंग लेनी चाहिए, बजाय कि हम सिर्फ वो कर रहे हैं, लर्निंग लेनी चाहिए। और पत्री जी ने तो बोला है देयर इज नो भक्ति योग, वो तो भक्ति योग के उसमें वो रहते ही नहीं है। शंकराचार्य जी ने भी एक बहुत अच्छी बात बोली थी, स्वयं को समझना। वो कहते थे खुद को समझना, आप खुद को कितना समझ पाते हो वो भक्ति है, यानी कि स्वयं के स्वरूप के साथ जुड़ना इस भक्ति। देखिए कितनी साधारण बात लगती है सुनने में, स्वयं के स्वरूप के साथ जुड़ना। क्या मेरा स्वरूप ये है जो ये बाहर पूनम मेहता दिख रही है? वो स्वरूप से जुड़ने के लिए मुझे मेरे अंतर मन में जाना पड़ेगा। मेरा जो स्वरूप है वो मेरे अंतर मन में है। तो घूम के तो बात वही आ गई, अपने अंतर मन में जाना, अपने अंतर मन से जुड़ना, वो हो गया हमारा भक्ति योग। अब बात करेंगे कर्म योग की। तो पहले मैं बात करूंगी कर्म योग, पार्ट 1 बोल देती हूँ, बिफोर मेडिटेशन को मैं पार्ट 1 बोल देती हूँ। कर्म हम कर रहे हैं, कर्म योग पार्ट 1 के अंदर भी 4 स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेजेस होती हैं। अगर हमको ऐसा लगता है अभी मैं मेडिटेशन सीख रही हूँ, अभी तो नहीं, क्या मैं कर्मयोग पार्ट 1 में हूँ? तो पार्ट 1 में भी 4 स्टेजेस हैं। वी ऑल नीड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद अवरसेल्व्स, है ना? तो सबसे बेस्ट क्या है, हम अपनी स्थिति को पकड़ सकते हैं, भाई मैं किस स्थिति में हूँ। पहली स्थिति क्या होती है, कर्म योग पार्ट 1 में मैं आपको 4 स्थितियां बता रही हूँ। पहली स्थिति क्या होती है, हम जो है अहिंसात्मक बनते हैं, मतलब नॉन वायलेंस में, नॉन वायलेंट हम बनते हैं। First of all, it is not a like garment to be put on and off at will. It is not like this. कुछ समय के लिए हम अहिंसात्मक बन गए और कुछ समय के बाद हम फिर चेंज हो गए, ऐसे नहीं होता है। अगर किसी गुण को लेना है तो उस गुण को अपने हृदय में हमें बहुत अच्छे से समा लेना है। ये इतने अच्छे तरीके से समा लेना चाहिए कि ये
हमसे इतना जुड़ जाना चाहिए कि ये इनसेपरेबल हो जाए, हम इसको अपने से कभी अलग ना कर सके। अहिंसा परमो धर्म तो हम सभी जानते हैं, जाने अनजाने अहिंसा हो जाती है। अब अहिंसा का मतलब सिर्फ ये मत लेके चलिएगा हम नॉन वेज फूड जब हम खाते हैं, है ना। अब जिस इंसान के अंदर अगर तमोगुण है और अभी वो कर्मयोग पार्ट 1 में नहीं आए हैं, वो नॉनवेज नहीं छोड़ पाएंगे। उनके अंदर वो चीज चलेगी, कहीं ना कहीं वो उसको जस्टिफाई करेंगे कि नहीं, अगर ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो आई डोंट वांट टू गो इन दैट डिबेट, बट द पॉइंट इज, जब हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं तो नॉन वायलेंस हमें अपनी प्रैक्टिस में अपनाना है। हमें अपनी प्रैक्टिस में अपनाना है, अपनी सोच में, अपने विचारों में, अपनी भाषा में। हमें हर उसके अंदर इस चीज को लेके चलना है कि हम जो है अहिंसा मत कर जाएं। as simple as it is, if you are not able to do good to someone, then please don't do bad. किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी मत कीजिए। एटलीस्ट इतना तो कर सकते हैं, अगर मैं अच्छा नहीं कर सकती तो मैं बुरा भी नहीं करूंगी। तो अहिंसा में रहना ये पहली स्टेज होती है, कर्मयोग पार्ट 1 की पहली स्टेज। कर्मयोग पार्ट 1 की दूसरी स्टेज में क्या होता है, जब वो अहिंसा को अपना लेंगे, अब वहां पे क्या आएगा, मुझे अच्छा कर्म करना है, मुझे अब सबकी भलाई करनी है। हमारा मन करेगा हम अन्न दान करेंगे, रक्त दान करेंगे, वस्त्र दान करेंगे, हम कुछ भी करना शुरू कर देंगे। मदर टेरेसा का बहुत अच्छा एक कोटेशन यहाँ पे है, फेथ इन एक्शन इज लव एंड लव इन एक्शन इज सर्विस। जब आप कोई कर्म करते हैं और उस कर्म में अगर प्रेम आपके साथ है तो वो आपकी सर्विस बन जाता है। मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक चीज क्लियर करना चाहती हूँ। लेडीज हाउसवाइफ, अन्नपूर्णा देवियां घर की, कभी कभी हम खाना बना रहे हैं तो कभी कभी मैंने क्या देखा है कि जो हम भोजन बना रहे हैं, हम अगर अपने बच्चों को खिला रहे हैं तो उसमें सर्विस की भावना है। लेकिन अगर हम किसी और को खिला रहे हैं जो जिनको शायद हम पसंद नहीं करते लेकिन हमें उनको खिलाना पड़ता है, तो वहां पे प्रेम नहीं होता। आप खुद सोच लीजिए कि वहां पे हम कर्म नहीं कर रहे, आप अपना, हम अपनी सर्विस को नहीं कर पाते हैं, वहां पे हम उसको मजबूरी का नाम देते हैं, जो भी देते हैं। अगर हम इन छोटी छोटी बारीकियों को भी अपने जीवन में उतारना शुरू कर देंगे तो हम अपनी जो हमारी ये योग परंपरा है, हम उसमें बहुत खूबसूरती से जो है हम फ्रेंड्स आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब हम आते हैं स्टेज थर्ड पे। थर्ड स्टेज क्या कहती है? थर्ड स्टेज में ये होता है कि हम किसी फल की अपेक्षा नहीं करते। हम बोलेंगे ओके, मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे अच्छा कर्म करना है। भगवत गीता में कृष्ण जी ने भी अर्जुन को क्या बोला था? कर्म किए जा, फल की इच्छा ना कर। यानी कि हमारे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। आपने किसी के साथ, मैं कहती हूँ जीवन भर, आपको लगता है 10 साल 20 साल मैंने उतना अच्छा किया, और उसके बाद एक मोमेंट पे वो इंसान आपका इतना बुरा कर देता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी कि ये मेरे साथ अब इतना बुरा क्यों कर रहा है, कोई बात नहीं। एक्सपेक्टेशन जब हम क्रिएट कर लेते हैं तो मैं बोलूंगी कि हम अपनी आत्मा की उन्नति को बहुत जगह पे रोक लेते हैं। जब जब हमारे अंदर एक्सपेक्टेशन आए, हमें वहीं उसको देख लेना चाहिए, वहीं कि नहीं, मुझे मेरी लर्निंग पूरी करनी है, मुझे अब किसी से किसी भी तरीके की जो है एक्सपेक्टेशन नहीं चाहिए। क्योंकि जब तक हम ये लर्निंग कंप्लीट नहीं करेंगे, हम बार बार जन्म देते रहेंगे और हम इस चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। इसके बाद जो हमारी चौथी स्टेज आती है, वो स्टेज हमारी क्या आती है? वो स्टेज आती है जब, पता है हम क्या करते हैं, हम ना साक्षी भाव से रहने लग जाते हैं। अभी हम अपना पार्ट 1 ही कर रहे हैं, अभी जो हम ये स्टेजेस देख रहे हैं ये हमारे कर्म योग की चौथी अवस्था है। मेडिटेशन से पहले साक्षी भाव से रहने लग जाएंगे। मतलब जैसे कर्ता या मैं, आई एम डूइंग, हम ये छोड़ के हम ये काम करते हैं, हम अपना काम करने लग जाएंगे। और इस स्टेज में जब हम
पूरी तरीके से हम मेच्योर हो जाते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है नेक्स्ट जो हमारा आता है हम उसके अंदर जाएंगे। जब तक हम अपनी इस लर्निंग को पूरा नहीं करेंगे हम यहीं पे रह जाएंगे। अगर लर्निंग पूरी नहीं करी, इस शरीर को छोड़ दिया, अब जब आएंगे तो फिर हमारे को जो शुरुआत है वो हमें यहीं से करनी चाहिए। हमें हमेशा अपना लक्ष्य जो है वो हायर होना चाहिए। लक्ष्य हायर रखना इज नॉट एवरीथिंग। क्या हम उतनी मेहनत कर पाते हैं? अगर हम कहते हैं कि नहीं मुझे तो ये चीज नहीं होती है, मैंने देखा अरे वो इंसान इतना योग करता है, वो इतनी मेडिटेशन, या ये मैं भी वैसा करूंगी, लक्ष्य बना लिया, अब मेहनत नहीं कर रही तो फिर मैं कैसे करूंगी? उल्टा फिर तो मेरे अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगी, राइट? तो जब हम इस चीज को पूरा कर लेते हैं तो अब हम कहाँ आएंगे, अब हम आते हैं ज्ञान योग पार्ट 1 में। अभी हमने मेडिटेशन नहीं किया, अब हम ज्ञान योग पार्ट 1 में आ गए हैं। इसके भी क्या होते हैं, इसके भी फ्रेंड्स 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज होती है श्रवण करना। एक चीज तो मतलब मैं हमेशा बोलती हूँ, किसी भी विजडम में श्रवण मनन मंथन ये 3 चीजें तो होनी चाहिए। लेकिन चलो अगर मैं यहाँ की स्टेज की बात करूं, पहला है श्रवण। श्रवण का अर्थ क्या है? सुनना। हम जब कोई कहीं पे लेक्चर सुनते हैं, अच्छा ये बताया जा रहा है, किसी का भी, कृष्ण ने क्या कहा, जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा, हमारे ग्रेट मास्टर्स ने क्या कहा, हम जब इन बातों को सुन रहे हैं, अभी हम श्रवण में हैं, सुन रहे हैं, फिर हमें लगता है अच्छा हाँ ऐसा मैंने सुना, अरे मैंने कैसा किया। फिर हमारे मन में आता है अच्छा मैंने ये सुना, इनके बारे में मुझे अच्छा लगा, तो मैं उनसे जुड़ी किताबें खरीदने लग जाते हैं। तो ये श्रवण है, किताबें खरीद के पढ़ना भी, उसको भी हम श्रवण में ही लेंगे। जब हम श्रवण की स्टेज को पूरा कर लेते हैं तो दोस्तों फिर हम आते हैं मनन की स्टेज में। अब मनन क्या हुआ, ठीक है हम कहीं बैठे हैं थोड़ी भी देर के लिए, अब हम थोड़ा सा सोचेंगे, अच्छा हाँ उसमें ये बताया गया था, ऐसा होता है तो वैसा होता है, मैं ऐसा कर रहा हूँ, अच्छा मेरे बच्चे मेरे से हमेशा नाराज क्यों रहते हैं, अरे मेरी लाइफ में मेरे रिलेशंस में इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। हमें कुछ कुछ रियलाइजेशन होगा, हाँ यार मैं बच्चों के साथ सख्ती, उनको गाइड करना वो अलग बात है, लेकिन नहीं मैं कुछ जरूरत से ज्यादा सख्ती कर लेता हूँ, मैं अपने लाइफ पार्टनर की इच्छाओं को हमेशा दबा के रखता हूँ, मैं तो ऐसे सोचता हूँ कि जैसे मैं कहूँ ये वैसे ही चले। तो धीरे धीरे हम मनन करेंगे, हमको ज्ञान आएगा कि हमें दूसरे के जीवन में इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, हमें वो चीज जो है हम थोड़ी समझने लग जाएंगे। फिर हम आएंगे तीसरी स्टेज पे। तीसरी स्टेज को हम बोलते हैं निधि ध्यासना। निधि ध्यासना की स्टेज मीन्स अभ्यास करना। अभ्यास, we all know practice is the only way to be excel in your learning. So what we have to do, whatever we have learned, जो कुछ हम सीखे हैं, शाकाहार भोजन खाना है, अहिंसा नहीं करनी है, हमारे को अपने पे काम करना है, हमें दूसरे पे पिन पॉइंट नहीं करना, जो सोचा है उसको मनन करना है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इन चीजों का अभ्यास करने लग जाते हैं। अभी तक मुझे ऐसे लगता था ओ उसकी वजह से मैं दुखी हूँ, उसने ये कहा, उसने वो कहा, हम ये नहीं देखते हैं कि मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा तो उत्तर क्या मिला, हम वो नहीं सोचेंगे, हम अपनी ईगो पकड़ लेंगे, उसने मेरे को क्या बात बोल दी। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे हम नो रिएक्शन की स्थिति में जाते हैं, ये होता है निधि ध्यासना में। इसके बाद आती है हमारा साक्षात्कार होना। अब देखो साक्षात्कार रियलाइजेशन कब होगा, प्रैक्टिस से ही होगा। अब वो क्या होते हैं, अब वो बड़ा कैटलिस्ट बन जाता है, अब उनको धीरे धीरे जो है ये ज्ञान उनका इतना अच्छा हो जाता है कि वो उसको साक्षी भाव से जो है देखने और समझने लग जाते हैं। तो दोस्तों अब उनका ज्ञान योग पार्ट 1 हो जाता है पूरा, उस आत्मा की ये लर्निंग हो गई पूरी। आत्मा किस में आती है, वो आत्मा आती है राजयोग में। राजयोग जिसको कि हम बोलेंगे ध्यान योग में। ध्यान योग के अंदर भी 4 स्टेजेस हम इसमें लेके चलते हैं। अगर पहला हम द
सिंपलेस्ट अगर हम बोले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम कहें तो आनापाना सती ध्यान करने हैं, आना आती हुई जाती हुई सती श्वासों के साथ जुड़कर रहना। हम क्या करते हैं, जितना हम मेडिटेशन करते हैं, धीरे धीरे जब हमारे में अवेयरनेस आनी शुरू हो जाती है, तो हम क्या होता है, हमें सेम तरीके के लोगों का साथ अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि अब हम ध्यान में आ गए, हमने जुड़ना शुरू कर दिया। हम जब अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं तो हम अपनी ही जैसे जो लोगों की प्रवृत्ति होती है, हमें उनकी कंपनी अच्छी लगती है, हम जो है उस चीज में भी आगे बढ़ते हैं। दूसरा इसमें आता है दोस्तों, हम आते हैं निर्मल स्थिति में। निर्मल स्थिति क्या होती है, कभी कभी हम ये गलती करते हैं, हम बोलते हैं मेडिटेशन करना, थॉट्स मत लेकर आइए, समय लगता है। जब हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, आती हुई सांस, बाहर जाती हुई सांस, ये जब हम ये अवेयरनेस, ये जागरूकता अपने में रखते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हम एक निर्मल स्थिति में पहुंचते हैं। वो निर्मल स्थिति पता है क्या होती है, जब हमारे में थॉटलेस रहते हैं। एक बारी गुरुजी की एक लर्निंग थी कि अगर आप कुछ काम भी कर रहे हैं तो आपको थॉटलेस स्टेट में होना चाहिए। अब मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी ने बोला काम करते हुए भी थॉटलेस स्टेट में होना चाहिए, तो वो थोड़ी एज ऐसी थी, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि उसका मतलब क्या है, कि जो काम कर रहे हो सिर्फ उस काम में आपको रहना चाहिए। मोस्टली हमारे साथ ये होता है, फिर हम सब्जी भी बना रहे हैं, अब इसके बाद ये करना वो करना, ये हम उन चीजों पे उलझे रहते हैं। तो थॉटलेस स्टेट का मतलब ये है कि जो आप कर रहे हैं आप उसमें, और जब आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप सांसों के साथ जुड़े हुए हैं, तो सिर्फ सांसों के साथ ही जुड़ के रहना है, तब हम पहुंचते हैं उस निर्मल स्थिति में। वो बोलते हैं ना, योग चित वृत्ति निरोधा, है ना, उस निर्मल अवस्था में पहुंचते हैं, और तब हमारे अंदर बड़ी एनर्जी होती है। शुरू शुरू में जब हम निर्मल स्थिति में नहीं होते हैं, तो हर कोई क्या बोलेगा, मुझसे मेडिटेशन नहीं होता, मुझसे मेडिटेशन नहीं होता। आज सुबह हम अपनी काउंसलिंग में थे, तो वो भी ये बोल रहे थे, मैम मुझसे मेडिटेशन नहीं होता। तो जब तक आप अवेयरनेस में नहीं आएंगे, आप निर्मल स्थिति में कैसे पहुंचेंगे। तीसरी जो इसके अंदर स्टेज आती है, उसको हम बोलते हैं कायनापासना। अब ये लाइक काइंड ऑफ वी कैन से पर्जिंग ऑफ योर बॉडी, बॉडी को शुद्ध करना, साफ करना। तो जब हम श्वास के साथ जुड़ गए, देखिए हमने डिटॉक्स तो सुना है, लीवर डिटॉक्स होता है, बॉडी डिटॉक्स होता है, अब यहाँ तो फिर देखिए हम सोल की बात कर रहे हैं। तो जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ गए, हम एक विचार रहित अवस्था में पहुंच जाते हैं, तो जो हमारी प्राण शक्ति है, लाइफ एनर्जी जो हमारी है, वो हमारी पूरी बॉडी में, हमारे पूरे नाड़ी मंडल के अंदर जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं, वो उनको क्लीन करती है, वो उनका शुद्धिकरण करती है, तब हमारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। वी ऑल नो वी हैव 72,000 नाड़ीज। तो जब तक हम ये कायना पसाना की अवस्था में नहीं आते हैं, तब तक हमारी बॉडी का शुद्धिकरण नहीं होता है। जब हम इन तीन स्थिति से निकल जाते हैं, फिर दोस्तों हम आते हैं हमारी विपासना की स्थिति में। विपासना की स्थिति क्या होती है, विपासना यानी कि विशेष तरह से देखना। विशेष तरह से देखने का अर्थ क्या होता है, जब हम लोगों के अंदर हमारी नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है, तो ये जो ऊर्जा हमारे शरीर में होती है, ये ऊर्जा हमारी थर्ड आई तक आने लग जाती है। हमारा शरीर ऊर्जा से भर जाता है। जब हमारा शरीर ऊर्जा से भर जाता है और हम थर्ड आई से चीजों को देखने लग जाते हैं, तब हम बॉडी लेवल पे नहीं रहेंगे। हमारा जो बात को देखने का, समझने का नजरिया होगा, वो फिर एक अलग लेवल के ऊपर जो है वो होना शुरू हो जाता है। और इसके बाद जब हम इस स्थिति को पूरा कर लेते हैं, तो अब हम आते हैं अपने ज्ञान योग पार्ट 2 में।
अभी तक देखो हम कर्म योग में रहे, ज्ञान योग में रहे, अब हम आए ध्यान योग में। अब ध्यान योग के बाद हम आएंगे हमारे ज्ञान योग के पार्ट 2 में। अब हमने मेडिटेशन में वो स्थिति पा ली, हमने विपासना की स्थिति में आ गए, हमारे को थर्ड आई से चीजों को देखना समझ में आ गया। तो क्या होता है, ध्यान करने से पहले जो हम ज्ञान ले रहे थे वो थोड़ा प्रपंची लेवल पे, मटेरियलिस्टिक लेवल पे होता है, लेकिन ध्यान में आने के बाद जो ज्ञान होता है वो आत्म ज्ञान बन जाता है। अगर मैं यहाँ पे अपनी एक शेयरिंग करूं, जिस टीनेज के अंदर जब मैंने ये इतना वो ज्ञान लेना शुरू किया, तो उस ज्ञान को समझने का वो सामर्थ्य मुझ में इतना शायद नहीं था, जबकि बहुत हेल्प करी गुरुजी ने, लेकिन फिर भी, लेकिन जिस तरीके से जब अपने ज्ञान को बढ़ा दिया, तो वही ज्ञान गुरुजी का था, लेकिन उसको समझने का तो फिर वो कहते हैं ना 360 डिग्री पे वो एंगल ही हमारा चेंज हो जाता है। हम आत्म ज्ञान में आते हैं। अब जब हम आत्म ज्ञान में आएंगे, जब हम ज्ञान के पार्ट 2 में आते हैं, तो अभी भी हमारी 4 स्टेजेस होंगी। हम श्रवण करेंगे। अब जो श्रवण हम करते हैं वो हमारा थर्ड आई से होता है। हम गुरु से ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमारे को मेडिटेशन में, ध्यान में जो दिखता है, हमारे मास्टर्स हमें गाइड करते हैं। श्रवण होता है, श्रवण की स्थिति ही हमारी बदल जाती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम मनन करते हैं। ये मनन जो होता है ये अब हम डिकोड करते हैं। हमारे को मास्टर्स कनेक्ट होके कभी कभी वो एक शब्द, 2 शब्द बोल जाएंगे, हमें कुछ दिख रहा है, कुछ भी है, कलर्स है, लाइट है, कुछ भी है, कोई भी है। अब हम क्या करते हैं, हम उनके मैसेजेस को समझना शुरू करते हैं, हम उन चीजों को जो है डिकोड करते हैं। उसके बाद हमारी जो तीसरी स्टेज आती है, उसमें हम क्या करते हैं, हम अभ्यास स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें मैसेजेस को कैसे हमें लेना है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, मतलब मेरे जीवन का मेरा पर्पस क्या है। अब ये चीज इतनी खूबसूरती से समझ आ जाती है, मैं आत्मा हूं। हम आ गए ना निधि ध्यासना की अवस्था में, लेकिन ध्यान के बाद तो ये ज्ञान का लेवल ही हमारा अलग होता है। फिर हम साक्षात्कार भाव से समझते हैं। अब क्या होता है, हम अपने अपने गुणों के हिसाब से कर्म करते हैं। अब देखिए, ये जो गुण है, ये गुण हमारे सेंसेस और माइंड से बहुत जुड़े होते हैं। कभी कभी इस लेवल पे भी आके यदि हम अपने माइंड को अपने सेंसेस से दूर नहीं रख पाते, तो कभी कभी हम यहाँ पे भी जो है कुछ माइनस अपने जो है वो हम कर जाते हैं। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। जब हम इस तरीके से ज्ञान मार्ग में, जो पहला पार्ट था वो ज्यादा थ्योरेटिकल था, अगर हम देखें, ये जो पार्ट है ये ज्यादा प्रैक्टिकल पार्ट है। इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे जन्म, लगभग 40-50 तो हमारे जन्म हो जाते हैं। इसके बाद अब हम किस में आते हैं, हम अपने कर्म योग पार्ट 2 में आते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम इसमें आ गए, हम 100% लोक कल्याण करते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, वेजिटेरियनिज्म के बारे में लोगों को बताते हैं, विजडम के बारे में लोगों को सिखाया बताया जाता है। हम लोक कल्याण जो है वो सबके लिए, ऐसा नहीं होता ये चीज मुझे पता, ओ मैं बस अपने तक रखूं, मुझे किसी को नहीं बताना। पीस ऑफ माइंड, हम पीस की, हम जॉय की बात करते हैं। हम छोटी छोटी चीजों से हम बहुत आगे निकलते हैं। जीवन में जितने भी चैलेंजेस आते हैं हमें समझ आ जाती है, हमारे अंदर ये कर्म इस तरीके से बन जाता है कि ये जो मुझे लर्निंग देने आया है, मुझे उस लर्निंग को लेना है। और हम जब इन चीजों को पूरे तरीके से कंप्लीट करते हैं, तो यही हमें मुक्ति की ओर लेकर जाता है। तो जो लोग इस कर्म योग पार्ट 2 में होते हैं, तो ये माना जाता है कि वो उनका आखिरी जन्म होता है।
और एक बड़ी सिंपल सी चीज इसमें आ जाती है कि जब आप यूनिवर्स के लिए कोई काम करते हैं, इफ यू वर्क फॉर यूनिवर्स, यूनिवर्स विल वर्क फॉर यू। और ये चीज यहाँ पे इस उसमें उस इंसान की जो है वो पूरी होने लग जाती है। तो एक बार मैं जस्ट 1 मिनट सिर्फ और लूंगी थोड़ा सा इस चीज को दोबारा बताने के लिए कि हम लोगों ने जो योग परंपरा करी है उसमें सबसे पहले जो भक्ति योग है उसमें स्वयं स्वरूप के साथ जुड़ना है। उसके बाद हम कर्म योग पार्ट 1 में आते हैं जिसमें हिंसा नहीं करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे और साक्षी भाव को हम अपने अंदर उतारते हैं। फिर हम आते हैं हमारे ज्ञान योग पार्ट 1 में जिसमें श्रवण करना, मनन करना, हम अपना जो है निधि ध्यासना करते हैं और हम साक्षात्कार में आते हैं। फिर हम आते हैं राजयोग में यानी कि ध्यान योग में, आनापानासति ध्यान करना, निर्मल स्थिति में जाना, निर्मल स्थिति में जाने के बाद काया उपासना करना और फिर हम विपासना में आते हैं। उसके बाद हम आएंगे हमारे ज्ञान योग पार्ट 2 में जिसमें हमारा वही श्रवण है, मनन है, हमारा निधि ध्यासना और साक्षात्कार है। तब हम आते हैं हमारे कर्म योग पार्ट 2 में जिसमें कि अब हम सबको सिखाना चाहेंगे। हम सब कुछ सिर्फ अपने लिए नहीं करेंगे, सबके साथ साझा करेंगे। ये हमारी आत्मा की उन्नति की आखिरी स्थिति होती है। इसमें हम ज्ञान बांटते हैं और ये हमारा लास्ट जन्म होता है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं यहीं पे आज का ये सेशन जो है ये खत्म करते हैं और मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद एंड ओवर टू सीमा जी। पूनम जी आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। माने योग परंपरा को समझने के लिए हमें जन्म परंपरा समझना होगा, कर्म परंपरा समझना होगा, उसके बाद योग परंपरा है और इसमें भी कितने पार्ट्स है। तो आज हम लोग सभी को ये समझ सकते हैं कि हम लोग किस स्थिति में हैं। जाना तो सभी को वो मेन एक ही जगह है जहां से आए हैं, लेकिन अभी कौन किस स्थिति में, उनका प्रोग्रेशन क्या है, वो आज अपने आप को इस समझ पाएंगे। तो आपने बहुत ही अच्छा से समझाया। किसी का कोई प्रश्न हो तो हम लोग ले लेते हैं। श्योर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। मुझे लगता है प्रश्न से ज्यादा सबको इस पे मनन और मंथन करने की जरूरत है कि हाँ हम हैं राइट। कहाँ, प्रश्न हम हैं कहाँ। बिकॉज आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू कीप इट वेरी सिंपल ताकि हम इस स्थिति नो को अपने लिए समझ सके। नहीं, तो बहुत ही सिंपल वे में आपने समझाया है ये, तो सभी को ये बहुत ही अच्छी तरह से समझ आया होगा पूनम जी। तो फिर आपका बहुत बहुत आभार पूनम जी, आपने बहुत ही अच्छी तरह से थैंक यू सो समझाया। मच। हमारे व्यूअर्स का आभार जो अभी तक हमारे साथ बने रहे। ठीक है, फिर हम आज का सेशन यही क्लोज करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू नमस्कार। एवरीबॉडी। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड। जय गुरु जी। थैंक यू वीना जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। हरिका जी लाइव रिकॉर्डिंग ये करिए।